नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में हम कुछ विशेष कंपनी की चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चर्चा करेंगे जिसका नाम है पिलानी इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये हम बिजनेस फाइनेंस के लर्निंग के तहत इसको यदि जानने की कोशिश करेंगे बिजनेस मॉडल से लेकर के मार्केट की ट्रेंड तक को, तो ये आंकड़ा कहती है कि इनका जो स्टॉक प्राइस था वो काफी पिक पे हुआ करता था, लेकिन पिक के बाद मार्केट में लगातार बिकवाली का प्रेशर देखने को मिलता है, जबकि स्टॉक जो है वो बुक वैल्यू से अंडर वैल्यूड है, इंट्रिंसिक वैल्यू से अंडर वैल्यूड है। और इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक भी स्टॉक का पी काफी अंडर वेट की बात शामिल करता है। तो क्या इसका बिजनेस में बहुत बड़ी डाउनफॉल हुई? चलिए पार्ट बाय पार्ट जानने की कोशिश करते हैं। जो बेसिकली अपनी इंटरनल कंपनी को ही फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। मार्केट कैप की बात करें तो 4,400 रही है। करंट मार्केट की प्राइस को यदि बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं तो केवल 26% की जंप है। वहीं पे इंट्रिंसिक वैल्यू के मुताबिक तो सोचिए दूर दूर तक आंकड़ा नहीं निकल के, अर्थात यदि हायर से लोअर की बात करें तो कह सकते हैं कि करीब करीब स्टॉक की प्राइस में करीब 51% की गिरावट हुई है ऊपरी सतह से। लेकिन यदि हम इनकी आर ओ से की आंकड़ा देखें तो नहीं के मुताबिक है, इंडस्ट्रियल के पी के मुताबिक ये थोड़ा सा ओवरवेट की बात करती है, करीब करीब कितना की 40% की। और अगली बात कहती है कि कंपनी नेट इनकम मार्जिन 10-50% सेविंग करती है, तो डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी मेंटेन रखी है। प्रमोटर का कंट्रोल अच्छा खासा है कंपनी में। और साथ में जाना जाए कंपनी को लेकर के तो जो कंपनी एनबीएफसी के तौर पर लिस्ट कहते हैं जो है बना हुआ है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, जहाँ पे कहती है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इनके पास मिला है, इन कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे कामकाज करती रही, जिसके तौर पे आजकल जियो फाइनेंशियल का भी बिजनेस बढ़ता देखा गया। यदि रिजल्ट पर्सपेक्टिव डेटा को देखेंगे तो यहाँ पे हर हमेशा देखने को मिलती है जो दिसंबर में आकर के हमेशा पिटती है। पिटने का वजह यह है कि दिसंबर में इनका जो रिजल्ट है वो सितंबर के कंपैरिजन हमेशा ही कम रहा है। तो ऐसी फर्स्ट टाइम नहीं है जब मार्केट में इसको लेकर के बहुत ज्यादा इसकी क्रैश वाली चिंता बन जाए। तो ये हमेशा हुआ है, जबकि इसमें ये देखा गया कि वाई के मुताबिक मार्केट में स्टेबिलिटी की बात कहती है सेल्स को लेकर के, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेकर के हो। लेकिन दिक्कत आ रही है एक जगह पे, दिक्कत आ रही है यहाँ पे। आपने देखा कि यह शायद यह जो नंबर है उसमें एक तालमेल नहीं बैठता। ये तालमेल बैठने ना बैठने के पीछे जब हमने इसके पीछे रिसर्च किया तो जो एक्चुअल इनका जो बैलेंस शीट जो उन्होंने पीएल अपनी साझा किया था उसमें इन्होंने जो निगेटिव इम्पैक्ट डालती देखी गई वो इनके जो एसोसिएटेड कंपनी हैं उसमें नुकसान की वजह से इनको यहाँ से निगेटिव इम्पैक्ट डालते हुए इनका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से मार्केट में यदि परसेंटेज वाइज चर्चा करें तो वाई बेसिस पे 76%, तो वहीं पे क्यू और क्यू बेसिस पे करीब 83% की गैप और नेगेटिव इम्पैक्ट डालती देखी। जबकि कंपनी की आप ईयर एंड ईयर बेसिस की ग्रोथ को देखें तो सेल्स लगातार अवेलेबल कह सकते हैं जो स्टेबल है। प्रॉफिट में एक डाउनफॉल है, तो वहीं पे स्टॉक प्राइस सीजर आज भी 30% से ज्यादा रैली क्रिएट करती है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑन एवरेज 1% के आसपास टिकी है, जो कि बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं करती। यदि निवेशकों के इंटरेस्ट जाना जाए उससे पहले यदि हम पेयर से कंपेयर करते हैं, जहां बजाज फाइनेंस हो, जियो फाइनेंस हो, चोलामन हो, ये सभी कंपनियों के आगे पिलानी इन्वेस्टमेंट की जो रेश है वो काफी छोटी सी है। मतलब निवेशकों को लेकर के अभी जो वो सुकसा है वो काफी बुक वैल्यू के मुताबिक, इंटरेस्टिक वैल्यू के मुताबिक काफी अंदर वैल्यूड के श्रेणी में आता है। तो वहीं जो कमाई का सोर्स है उसमें नेट 10 महीने की बात करें, 12 महीने की बात करें, तो नेट इनकम सोर्स के मुताबिक कुछ कंपनियों से अच्छी खासी ग्रोथ लेवल है यहाँ पे, जिसमें बजाज फाइनेंस की बात करें या फिर कह सकते हैं कि चाहे वो यदि हम इसको चोलामन से चर्चा करें, श्रीराम फाइनेंस से चर्चा करें, इन सभी कंपनियों से काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे नेट इनकम मार्जिन क्रिएट करती है लास्ट 12 महीने। जबकि कंपनी में एफआई और डीए की कोई होल्डिंग नहीं है। जो होल्डिंग है किसका है? प्रमोटर्स और आम निवेशकों का होल्डिंग है, जिसमें 41% की होल्डिंग में द पंजाब प्रोड्यूस एंड द ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड जिसके पास 17%, तो वहीं पे
ग्वालियर बेविंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जिनके पास करीब 5% होल्डिंग है, तो रिस्ट में 19-20 हजार निवेशक हैं, जो कि लगातार इसमें बढ़ती देखने को मिला। रिस्क और रिवार्ड की पॉइंट को देखा है तो रिस्क कंपनी के पास नहीं है, क्योंकि कंपनी केवल और केवल किसको सर्विस देती है, अपने ग्रुप में देती है। यदि ग्रुप के अंदर कुछ दिक्कत आएगी, जो कि अभी रिसेंटली की बात में जैसे कंपनी में ग्रुप के अंदर जो लॉस मेकिंग हुआ है, उसकी वजह से इनका जो प्रॉफिट था वो एक तरह से मारा गया, और ये कंपनी का इस तरह के एक्शंस देखने को मिला है। जहां पे डिविडेंड का सवाल है, कंपनी का जो होल्डिंग कंपनी के तौर पे बनी हुई दिखती है, तो कंपनी लगातार डिविडेंड देती रही है, चाहे वो 20 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24, हमेशा कुछ ना कुछ देती रही, कि 2020 में तो बोनस भी दिया था। और रिसेंटली की बात करें तो कंपनी नेट प्रॉफिट नंबर काफ़ी कमज़ोर देखने को मिला, ईपीएस में कमज़ोर नंबर दर्ज करती देखी गई। तो वहीं पे कंपेरिजन टू द सेंसेक्स और बीएससी इंडस्ट्रियल बीएससी फाइनेंशियल सर्विस के लिहाज से एक साल से लेकर के पुरानी रिकॉर्ड में 30% से लेकर के 200 250% की रैली रही। तो पिछले 6 महीने से लगातार प्रेशर रहा, क्योंकि इस प्रेशर केवल यहीं पे नहीं था, बाकी सभी कंपनियों में लगातार एक बिकवाली का प्रेशर है। और बिकवाली के पीछे किसका हाथ है? एफआईआई का, क्योंकि एफआईआई इंडियन मार्केट से अपनी प्रॉफिट मानिए, या फिर प्रॉफिट के अलावा यदि आप उनको ये मानिए जो अपनी पैसे कैश, अपनी जो कैश है उसको निकाल के कुछ और मार्केट में शिफ्ट कर रही है, या फिर कह सकते हैं कि जो मार्केट में टारगेट और अचीवमेंट की हमेशा बात होती है, उसको लेकर देखा है तो मार्केट के ट्रेंड के मुताबिक यदि लगातार लॉस क्रिएट होती है तो एसएल करना चाहिए। और अब ट्रेंड मुताबिक जब धीरे धीरे मार्केट उछलता कूदता हो, अपनी प्रॉफिट को थोड़ा थोड़ा करके बुक कर लेना चाहिए। ये एक आम गोल्डन रूल कहता है, जिसमें हम कोई आपको एडवाइजरी और रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ कि ये इस प्राइस पे आप इसको टारगेट रखो, या इस प्राइस के लिए आप एसएल लगो, कि जैसे सबकी अपनी अपनी पोजीशन है, सबकी अपनी अपनी रिस्क फैक्टर है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ विदाउट किसी ट्रेडिंग एडवाइजरी और नोट को लेकर के, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों।